विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के फतेहपुर की, जहां आज जमकर हंगामा हुआ। फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मकबरे को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई। फिलहाल डीएम-एसपी ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया है, लेकिन अब भी इलाके में तनाव का माहौल है। उधर कश्मीर के अनंतनाग से खबर कुछ ऐसी सामने आई, जहां पर एक मंदिर में 35 साल बाद हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। आखिर पूरा विवाद क्या है और कैसे तस्वीर बदल गई, देखते ही देखते बताएंगे आपको डिटेल के साथ। इसके बाद बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की और बताएंगे आपको कि जिहादी मुनीर की एटमी धमकी आखिर नई कैसे सामने आई है, क्योंकि खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही लिखी गई हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर पिटने के बाद ऐसी धमकियां सिर्फ पाकिस्तान जैसा मुल्क ही दे सकता है, जिसकी आवाम के पास भरपेट खाने के लिए खाना नहीं है। लेकिन मुनीर अपनी आवाम का पेट भरने के बजाय एटम बम चलाने की धमकियां दे रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बोल मुनीर रहे हैं और शब्द किसी और के हैं। इसको भी डिकोड करेंगे और अंत में बात करेंगे ऐसी खबर की जिससे आप भी हर रोज दो चार होते होंगे। आपने भी कई बार अपने आसपास हर रोज आवारा कुत्ते का शिकार होते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर और रेबीज से हो रही मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है वो फैसला, बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूपी के फतेहपुर की। तो खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि यूपी से आज सामने आई। यूपी के फतेहपुर में आज उस वक्त हंगामा मच गया, बवाल मच गया, जब हिंदू संगठन के लोगों ने एक मकबरे पर धावा बोल दिया और आरोप लगा दिए कि भाई ये जो मकबरा है ये मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। लेकिन उससे पहले आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं जो फतेहपुर से सामने आई, और ये तस्वीर आज यूपी की सियासत का केंद्र बन गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक तस्वीर यूपी के फतेहपुर की है, जबकि जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप ये कश्मीर की है, जहां पे अनंतनाग में एक मंदिर में 35 साल के बाद महादेव के नारों की गूंज सुनाई दी गई और यहां पर पूजा अर्चना की गई। तो जरा सोचिए कि यूपी से लेकर कश्मीर तक मंदिर को लेकर जो तस्वीर दिखाई दी है वो अपने आप में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तस्वीर ऐसी है जहां पे हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि भाई ये जो मकबरा बनाया गया है वो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं आप कश्मीर की, ये तस्वीर है अनंतनाग की, जहां पर 35 साल के बाद एक मंदिर को खोला गया और मंदिर को खोलने के साथ यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। देख पा रहे हैं आप कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। और इसी के साथ ये दो तस्वीरें आज सियासत का केंद्र बनी रही, चर्चा की गई इस पर, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर को लेकर यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो तस्वीर है, एक तस्वीर में जहाँ पे प्रशासन मौके पर मौजूद है, दो पक्ष आमने सामने हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हंगामा बरत के भगवती की जय, बोल अमरनाथ स्वामी। तो अब आपको सबसे पहले कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर महादेव के मंदिर को लेकर जो तस्वीर निकल के सामने आई वो आज जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए राहत भरी थी, खुशी वाली थी। तो देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये फतेहपुर की है। उससे पहले आप ये तस्वीर फतेहपुर की देख लीजिए, जहां पर ठाकुर जी के मंदिर को लेकर जमकर बवाल हुआ है। हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर मकबरे के भीतर घुस गए, उनके हाथों में झंडे हैं और उनका ये दावा है कि ये जो मकबरा देख रहे हैं आप, ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अंदर महादेव का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, और यही कहते हुए लोग अंदर जाके घुस गए, नारेबाजी करने लगे। हालांकि इसी को देखते हुए देखते आसपास के जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए और यहाँ पे उनकी ओर से भी नारेबाजी शुरू कर दी गई। और
और अगली तस्वीर भी निकल के सामने आई तब जब हिंदू संगठन के जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उन लोगों ने अंदर जाकर के बाकायदे पूजा अर्चना की और ये कहा कि भाई ये हमारे महादेव का मंदिर है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ पे तो पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारे मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मकबरा बनाया गया है, लिहाजा उनकी ओर से भीतर जाकर के पूजा अर्चना की गई है। अब एक और तस्वीर सामने आई जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकल के सामने आई वो थोड़ी प्रशासन के लिए चिंता वाली थी, क्योंकि प्रशासन ने काफी ज्यादा मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। और इतना ही नहीं, मकबरे के बाहर ही नहीं, मकबरे के अंदर भी कुछ ऐसे ही हंगामा हुआ जब कुछ लोग मकबरे के अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद उनकी ओर से नारेबाजी होती रही और ये दावा होता रहा, एक तरीके से दावा किया गया कि ये हमारा मंदिर है जिसे तोड़ के मकबरा बनाया गया, हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। तो तस्वीर देखिए आपने, समझ गए होंगे आपके इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल है, लेकिन तस्वीर उस वक्त निकल के सामने आई जब दोनों पक्ष आमने सामने थे। तब तो जम के तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई। यहाँ पर जिसके हाथ में जो आया उसने उसको इस्तेमाल करके सामने वाले पर अटैक कर दिया। लेकिन जो हिंदू पक्ष थे वो अंदर जाना चाहते थे, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनकी ओर से पत्थरबाजी की गई। फिलहाल मामले को शांत करवा दिया गया, लेकिन ये तत्काल की शांति है, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि भाई जो हमारा दावा है वो बरकरार है और हम अपने मंदिर को लेकर रहेंगे। हालांकि डीएम एसपी ने मौके पर पहुंच करके मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। अब जो दावा किया गया है जरा वो भी जान लीजिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दावे को लेकर के आज फतेहपुर में जम के हंगामा हुआ। अब दावा ये किया जा रहा है कि मकबरे के अंदर मंदिर कैद है। कैसे? फतेहपुर में मकबरे के अंदर मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों की ओर से मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताया गया है और हिंदू मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाने का दावा किया गया है। अब ये विवाद शुरुआत कहां से इसकी हो गई तो जरा ये भी जान लीजिए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने यहां पे अगुवाई की और बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद लोग जो वहां पे मौजूद थे वो इकट्ठे हो गए। इसके बाद देखते ही देखते हंगामा हो गया, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे में जाके पूजा अर्चना की और वहां पर मौके पर एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई ताकि माहौल और खराब ना हो सके। और इसी वजह से फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। लेकिन वहां से दिखाएंगे आपको सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, मकबरे को लेकर दावे किसके अपने अपने हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी जो बैरिकेडिंग थी वो लगी थी, उसके बाद भी पुलिस से हस्तक्षेप के बाद अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मकबरे में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारी मात्रा में जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस द्वारा लगातार इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ को एकत्रित ना हो। लेकिन आपको बता दें आज सुबह ही जिस तरह का आह्वान किया गया था, आप देखिए किस तरह से जो मकबरा है उसके बाहर बैरिकेडिंग पूरी तरह से पुलिस ने लगा रखी थी कि किसी तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर ना हो। लेकिन भारी संख्या में जो हिंदुवादी संगठन थे वो बैरिकेडिंग को गिराते हुए और अंदर आ पहुंचे हैं, जिसके बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ से जो लोग हैं उनकी भारी भीड़ इकट्ठा है। साफ तौर पर उनकी जो डिमांड्स है वो है, जहां पर हिंदुवादी संगठन का साफ तौर पर ये कहना है कि ये मंदिर की जगह है और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो मकबरा है उसको बनाया गया, जिसके बाद उनका जिस तरह का आह्वान था कि वो अपनी जगह को वापस लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक समुदाय का ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, जिसके चलते वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊं तो देखिए मकबरे के जस्ट बाहर ही भारी मात्रा में हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं और जो भीड़ है उसको समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उनको इस तरह का जो संदेश है वो दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह से जो माहौल है उसको खराब ना किया जाए, जिसके चलते खुद एसपी जो फतेहपुर है अनूप सिंह वो यहाँ पर मौजूद है और बराबर अनाउंसमेंट करके लोगों को समझाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लगातार लोगों से संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानने को तैयार नहीं। तो सहयोगी गौरव की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे वो ये समझा रहे कि कैसे जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उनको बैरिकेडिंग लगाकर पीछे करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, उसके भी आगे कूद के चले गए वो। इसके बाद प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन फतेहपुर में मकबरे को लेकर हंगामा अभी भी जारी है।
इस बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, और वो गुहार क्या है ये भी जान लीजिए। उनकी ओर से ये कहा गया है कि भाई मकबरे को लेकर हंगामा न किया जाए। क्या कह रहे धर्मगुरु, सुनवाते हैं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दी, जिससे फतेहपुर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया है, मुस्लिम माहौल कशीदा हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसने दी, और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहाँ जाकर के अपना मुद्दा रखते और कानून के जरिए मसले का हल कराते, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को ख़राब करने की ये एक साजिश रची गई है, जाकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है अमन शांति से चल रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे से चल रहा है, इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसको नुकसान हिंदू महासभा के लोगों ने खुद पहुंचाया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि वो सख्त एक्शन लें, और जिन जिन लोगों ने इसमें दखल अंदाजी की है और कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो। तो मौलाना बरेलवी ये कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से कि भाई फतेहपुर में कानून को हाथ में लिया गया, कानून के रास्ते से आप जाइए, जो कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन जो आज कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गुहार मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये मकबरा है या ठाकुर जी का मंदिर है? ये सवाल आपके मन में भी खड़े हो रहे होंगे, इसीलिए हमने सोचा कि आपको बताएं कि आखिर उस मकबरे का इतिहास क्या है। तो जान लीजिए आप। मुगल काल में ये मकबरा बनवाया गया था। वरिष्ठ सूबेदार नवाब अब्दुल समद खान का ये मकबरा है, और मकबरा लगभग 500 साल पुराना है, यानी कि ये 500 साल पुराना मकबरा है जो अभी भी है। अकबर के पोते ने ये मकबरा बनवाया था, और मकबरे में अबू मुहम्मद और अबू समद की भी मजारें हैं। निर्माण में करीब 10 साल लग गए थे, ऐसा दावा किया जाता है किताबों में, इतिहास ये बताता है। और इसी वजह से इस मकबरे को लेकर के दावे अपने अपने हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि अंदर महादेव की पूजा अर्चना करेंगे हम, ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि भाई 500 साल पुराना मकबरा है, ये हमारा है। अब इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर जब बात सामने आई तो एसपी अनूप सिंह ने क्या कुछ कहा है हंगामा कर रहे लोगों को लेकर, सुनवाते हैं आपको। कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे मकबरे के पास, उनको जो है बातचीत करके और समझा बुझाकर उनको पीछे कर दिया गया है। अभी यहाँ पर शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। एहतियात के तौर पे फोर्स जो है लगातार अभी लगी हुई है और आगे भी फोर्स यहाँ रहेगी। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, तो एसपी को सुना आपने, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया है, मामला फिलहाल शांत है, लेकिन इलाके में तनाव है, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं फिलहाल उनके दावे बरकरार हैं और वो ये कहते हैं कि हम इसे लेकर रहेंगे। हालांकि फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन मजार को लेकर जो हंगामा हुआ है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। और इसी वजह से फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन सख्त है और इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ग्राउंड से। मकबरा है या ठाकुर जी का मंदिर? क्या मकबरे के अंदर हिंदू मंदिर कैद है? क्या तलवार की नोक पर मंदिर को मकबरे में बदला गया? ये सवाल आज उस वक्त उठाए गए जिस वक्त फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर महासंग्राम छिड़ गया। हिंदू संगठनों ने भारी संख्या में मकबरे पर धावा बोल दिया। लोगों का आरोप है कि इस मकबरे की जगह पर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। हमारे फतेहपुर में एक प्रांगण है, श्री बांके बिहारी जी, वहाँ पे विराजमान ठाकुर द्वारा विराजमान थे। जब मुगलों का यहाँ पे शासन था तो मुगलों के द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त किया गया और मंदिर में कब्र जबरदस्ती का वो जब खिलजी और औरंगजेब अकबर इनका सबका शासन था, उस समय हमारे उस मंदिर में उन लोगों ने जबरदस्ती कब्र बनाया। जब हिंदू सनातनियों को पता चला तो उन्होंने इसके रोक लगाने कि हमारे ये सनातन धर्म का मंदिर और हम मुगल शासन में हम एक गुलाम थे उस वक्त, तो उन लोगों ने कर लिया था आसानी से। लेकिन अब हमारा देश मुगलों से आज़ाद है तो हम अपना मंदिर जो है हम अपना मंदिर लेंगे और हमें किसी से कोई वैर नहीं है। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन भीड़ को काबू करना मुश्किल था। भीड़ मकबरे के अंदर प्रवेश कर गई और इसके बाद मकबरे के अंदर
पूजा अर्चना की गई। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे पर केसरिया झंडा फहराया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब फतेहपुर के जिला मुख्यालय पर यह दावा ठोक दिया गया कि यह मकबरा सदियों पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसमें भगवान कृष्ण और महादेव की पूजा अर्चना हुआ करती थी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के इन दावों के बाद हिंदू संगठनों की भीड़ मजार पर पहुंच गई, जिसके बाद देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और अनूप सिंह ने मोर्चा संभाला, कानून व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन करके उनसे सबसे बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस है प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। रेडैया मोहल्ले में स्थित ये मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है। ये पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठन ने मकबरे के शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठन का ये दावा है कि पहले यहाँ मंदिर था जिसे तोड़ा गया। फतेहपुर में हमारे ठाकुर जी के मंदिर को मुसलमान भाई दावा कर रहे हैं कि मेरा मकबरा है। उनसे कहना है कि आप दावा मत कीजिए, आप औरंगजेब के औलाद हैं। हमारे मंदिरों को बहुत तोड़ करके दरगाह और मकबरा और मस्जिद का निर्माण किए और कब्जा किए। अब वह खेल चलने वाला नहीं है और जो हमारे सनातनियों का है वो हम लोग लेकर के रहेंगे। फतेहपुर में सुलगा मंदिर मजार का विवाद फिलहाल तो ठहर गया है। प्रशासन ने हिंदू संगठन के लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है, लेकिन ये शांति कितनी देर ठहरेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर मंदिर होने का हिंदू संगठन द्वारा दावा किया गया था, उसको लेकर के आज आह्वान किया गया था और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर में। यही वो मकबरा है जहाँ पर सुबह से भारी मात्रा में जो हिंदू संगठन के लोग थे वो यहाँ पर आके पहुँचे थे। उन्होंने आह्वान किया था कि यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, चूँकि उनके अनुसार ये ठाकुर जी का मंदिर है और इसको मंदिर को हटाकर यहाँ पर जो मकबरा है वो बनाया गया। फिलहाल आपको बता दें भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। सुबह से ही जो स्थिति है वो तनावपूर्ण थी। लगातार हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे, दूसरे समुदाय के जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँचे, जिनको पुलिस द्वारा समझा बुझाकर यहाँ से जो वापस भेजने का कार्य है वो किया गया। पूरे ही इस जगह को देखिए बल्लियों से बैरिकेटिंग कर दी गई है और भी जो बल्लियाँ हैं उनको मंगाया गया है यहाँ पर लगाने के लिए, चूँकि लगातार यहाँ पर जो सुबह से आह्वान था, जो हिंदू संगठन के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे पूजा अर्चना के लिए। बाकायदे यहाँ पर झंडा भी फहराया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उस झंडे को हटाया गया। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। किसी को भी यहाँ पर आने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है, जिसके चलते साफ तौर पर जो एसपी फतेहपुर हैं अनूप सिंह, उनका साफ तौर पे कहना है कि वीडियोग्राफी के जरिए तमाम जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है जो कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया गया, जिन्होंने पत्थरबाजी भी की है, लाठी डंडे उनके हाथों में थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो भी की जाएगी। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य देखने में नज़र आ रही है। मजार के नीचे मंदिर है, इस सवाल का जवाब तलाशते हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंचे थे। दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दोनों तर्कों के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में तलवार की नोक पर मंदिर के ऊपर मजार बनी या ये सिर्फ आपसी सौहार्द पर आघात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझा कि किस तरीके से फतेहपुर में फिलहाल जो बवाल था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी मात्रा में जो पुलिस बल दिखाई दे रहे हैं आपको, वो इसीलिए ताकि कोई माहौल को खराब ना कर सके। लेकिन एक तरफ फतेहपुर से खबर सामने आई है जहां पे मजार को लेकर हंगामा देखने को मिला, तो वही जो दूसरी तस्वीर थी वो कश्मीर से सामने आई है जहां पे अनंतनाग में बीते 35 सालों से बंद महादेव के मंदिर को फिलहाल खुलवा दिया गया है। अनंतनाग के मट्टन की तस्वीरें हैं जहां पर 35 साल बाद हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी है। तो 35 साल बाद ये मंदिर खुला, पूजा अर्चना गंगानंद भैरव महाराज की जय, मातंड क्षेत्र की जय, बोल अमरनाथ स्वामी की जय। 36 साल के बाद जब कश्मीरी पंडित 89-90 से यहाँ से विस्थापित हुए थे, आज प्राचीन इस मंदिर की हालात और अगर इसकी हालात देखें तो वो बहुत ख़राब थी।
और पिछले साल जब ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिया तो आज भूमि पूजन इस मंदिर की जो प्राचीन शिवलिंग यहाँ जो है, जो आज नहीं था यहाँ पर, और इस नए निर्माण के लिए आज भव्य तरीके से यहाँ की मजाटी कम्युनिटी और यहाँ के सभी कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज भूमि पूजन वगैरह होकर यहाँ के मजाटी कम्युनिटी ने इसमें शमूलियत की। और अगले साल आप इस नए निर्माण मंदिर की को कंप्लीट करने में सबों का सहयोग होगा और एक भव्य धर्मशाला यहाँ बनेगी। तो आपने भक्तों को सुना कि जो मंदिर खुलने के बाद उत्साहित हैं, उनकी ओर से जाके मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। अनंतनाग में 35 साल बाद महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना हुई है, तो यहाँ जयकारा लगाने वालों में मुसलमान भी शामिल थे। यहाँ मुस्लिमों ने भी हिंदुओं के साथ मिलकर ताले खुलवाए और वही स्थानीय मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का भी यहाँ पर स्वागत किया। तो आपसी सौहार्द की जो तस्वीरें हैं देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर मुस्लिम भी गले लगा रही है, मंदिर का ताला इनकी ओर से खुलवाया गया, पूजा अर्चना हुई। वही तो थोड़ा नाल मत करिए जनाब। हमें बहुत खुशी हुई है आज कि हमारे वो पुराना जो माहौल था वो आज फिर से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पहले सिख हिंदू सिख हम आपस में भाई थे, वो माहौल से चला गया था। वो किस वजह से चला गया मैं वहाँ दो बात नहीं दोहराना चाहता हूँ। तो मुझे खुशी हुई है आज कि हमारे भाई वापस आए हैं, हम इनके साथ जुड़ेंगे आपस में। हम एक ही फैमिली है, ऐसे नहीं जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीर में है, हम हिंदू सिख जो भी यहाँ पे मजहब है, हम एक फैमिली है। यहाँ पे हमें अलग अलग कोई फैमिली नहीं है, हम हिंदू सिख एक ही फैमिली है। इस चीज़ को वेलकम करते हैं, हम इस चीज़ को बहुत बहुत दिल से वेलकम करते हैं। और मैं जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है कि यहाँ पे आज मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे मेरे भाई यहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो आप शबीर जी को सुन रहे थे, जो कि वो भी खुशी जता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के ताला खुलवाया है, पूजा अर्चना हुई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आतंकिस्तान के एक नए ड्रामे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहां पे ट्रंप के साथ डिनर करने के बाद मुनीर के दिमाग में मानो गैस घुस गई है। वो अपनी हैसियत से 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर बोल रही हैं। जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो बताती है कि भाई पाकिस्तान के जो मुनीर हैं उनका दिमाग क्या खराब हो गया है। ये तस्वीर देख लीजिए। ये क्योंकि शहबाज को तो कोई बुलाता नहीं है, इसलिए मुनीर ही ऐसे हैं जो चोरी छिप पे निकल के पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सेना के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकातें करते हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते कि कंगालिस्तान के सेना प्रमुख को आखिर बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। ये कोई सोची समझी रणनीति है या फिर संयोग है? क्या कहीं अमेरिका इनके एटम बम को लेकर के कुछ बातचीत तो नहीं कर रहा है? और क्या चल रहा है ये समझना होगा। तो जरा जान लीजिए कि पीछे की तस्वीर क्या निकल के सामने आई है। फिलहाल अमेरिका का नमक खाने के बाद जो मुनीर का दिमाग है वो ठिकाने पर नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी बहकी बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, ये सभी जानते हैं। और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि भाई जब खतरा हमारे ऊपर आएगा तो वो सभी के लिए खतरनाक होगा। लगा कि बस डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, धमकी दे रहे हैं वो खुले तौर पे। अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर मुनीर इस वक्त मौजूद हैं और अमेरिका से ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। पहली बार यूएस से किसी आर्मी चीफ का ऐसा बयान सामने आया है जो कि कहता है, सोचने पे मजबूर करता है कि भाई ये हो क्या गया सिंह मुनीर को? भूल गए क्या कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया था भारतीय सेना ने? फिर से वही धमकियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार यूएस में मुनीर पहुंचे हुए हैं और ये जो मुलाकातें हैं ना कई राउंड की, ये भी शंका खड़ी करती है कि क्या जुबान उनकी ही है या स्क्रिप्ट कोई उनको और लिख करके उनके सामने दे रहा है और वो वही पढ़ रहे हैं। मुनीर की इस धमकी का पुख्ता इलाज होगा और इसका संकेत आज पहले ही आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने दे दिया है। पहले उनकी ओर से बड़ी जो खुलासे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो किए गए थे और आज धमकी को लेकर के भी साफ कर दिया गया कि बस बहुत सुन ली धमकियां तुम्हारी, हमने पहले मजा चखाया है, आगे भी चखाएंगे। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हो। For which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together.
सुना आपने उपेंद्र द्विवेदी को, जो कि साफ कर चुके हैं कि अगली बार कदम उठाया, ऐसा कुछ भी सोचा भी तो हम क्या हाल करने वाले हैं। मुनीर अमेरिका में बैठकर लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि लौट कर इन्हें पाकिस्तान ही आना है। आज सिंधु नदी पर भी मुनीर ने हैसियत से ज्यादा बढ़कर बोला है और ऐसा कुछ बोल दिया जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। उनकी ओर से क्या कहा गया ये जान लीजिए। सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम उसे 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। तब कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने जो था सिंधु समझौता वो रद्द कर दिया था। पहले तो हम बांध बनाने का इंतजार करेंगे, उनकी ओर से यह कहा गया, फिर मिसाइल से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल का जखीरा है, मतलब वो प्रदर्शनी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो हम पत्थर लदा ट्रक हैं, भारत मर्सिडीज है, नुकसान उनका होगा। ये बात तो खैर उन्होंने सही कही है कि हम मर्सिडीज ही हैं और वो ट्रक ही हैं और वो कूड़ा ही है, ये बात वो भी जानते हैं। खैर, मुनीर की इस धमकी का जवाब भारत की तरफ से स्पष्ट शब्दों में दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने उनके बयान पर अपनी ओर से बयान जारी कर दिया और क्या कहा ये भी जान लीजिए। कहा गया कि भाई ऐसी धमकियां देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई बात तो वो एटम बम की कर रहे हैं ना, तो बात तो गंभीर है। भले ही वो ऐसी धमकियां पहले भी देते रहे हों, लेकिन जो मुनीर कह रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी एक बड़ा खतरा है और भारत इस तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया कि भाई ये जो मुनीर बोल रहे हैं, वैसे तो वो लफाजी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो उनकी बात है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसकी चर्चा होनी चाहिए कि वो किस तरीके से ये बातें बोल रहे हैं। और वो खतरा सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से धमकियां दी जा रही हैं, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के होश के ठिकाने पर नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई का दर्द पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सोने नहीं दे रहा और हार की ये बौखलाहट उनके बयानों में साफ झलक रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद मुनीर की हेकड़ी निकली नहीं, शायद इसीलिए मुल्ला मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर तबाह कर देने की बात कही है। ये वही शख्स है जो युद्ध के दौरान जंग रोकने की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब जंग रुकने के बाद शेखी बघार रहा है। शायद मुनीर भूल गया है कि उसकी इस गिदड़ भपकी का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। परमाणु बम की ये धमकी पाकिस्तान की पुरानी स्क्रिप्ट है, हार के बाद न्यूक्लियर कार्ड खेलने की, लेकिन ये कार्ड ना कभी चला है और ना ही कभी चलेगा। भारत आज मिसाइल, वायु और नौसैनिक शक्ति में दुनिया की शीर्ष ताकतों में से एक है और किसी भी न्यूक्लियर का जवाब देने में सक्षम है। मुनीर की धमकी महज खोखली है, क्योंकि असलियत में पाकिस्तान के पास तो अपने देश को चलाने तक के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद से तंग आ चुकी है, वो भी मानने लगी है कि मुनीर का न्यूक्लियर बयान सिर्फ एक झूठी गिदड़ भपकी है। अभी हाल में ही भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए और पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। A few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भारत के जवाब से मुनीर सदमे में है और अमेरिका में बैठकर चीयर्स कर रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि जब वो लौटकर कंगालिस्तान वापस आएगा, तब उसकी ये गिदड़ भपकी उसके किसी एयरबेस पर तबाही ला सकती है या उसके किसी आतंकी आका का खेल खल्लास कर सकती है। मुनीर अमेरिका की गोद में बैठकर जो कुछ बोल रहा है, उसका जवाब उसे भारत नहीं बल्कि खुद अमेरिका देगा,
क्योंकि मुनीर के एटम बम का बटन अब ट्रंप के हाथ लगने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का एटम बम हाईजैक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक का, लेकिन आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि असीम मुनीर एक बार फिर से एटमी धमकी आखिर क्यों दे रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, जरा जान लीजिए। पाकिस्तान का इतिहास रहा है जहां वो परमाणु तकनीक को दूसरे देशों के साथ शेयर करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बार बार एटमी धमकी देता रहा है, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक जिम्मेदार एटमी पावर बताता रहा है। मुनीर की धमकी आज ये साफ करती है कि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम का बटन होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें अपने देश के आवाम की कोई फिक्र है ही नहीं। और सवाल तो ट्रंप से भी पूछे जाएंगे कि अमेरिका की जमीन पर बैठकर एक आदमी परमाणु बम की धमकियां दे रहा है, तो क्या ट्रंप इस बात को प्रमोट करते हैं, सहमत हैं, वो परमिट करते हैं? मुनीर की बातें साफ करती हैं कि गैर जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, जिसके पास एटम बम होना अपने आप में पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है। मुनीर का ये बयान पाकिस्तान के एक पुराने पैटर्न का भी हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को जैसे ही लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, वो वैसे ही अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करने लगता है। इस बार मुनीर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मुनीर आज वो बातें कर रहे हैं, वो साफ करती हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है ही नहीं, वहां कोई सत्ता नहीं है, वहां इसकी जो सत्ता है, जो सरकार है, उसे सेना चला रही है। तो अब ये बात भी तय है कि मुनीर कहीं वापस पाकिस्तान में जाके तख्ता पलट ना कर दें, क्योंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने के बाद से ही ऐसा माना जा रहा है कि भाई उनके पास पावर बहुत ज्यादा आ गई है, और जो बहकी बहकी बातें वो कर रहे हैं जाके अमेरिका में, कहीं कंट्रोल मुनीर के हाथ में ना चला जाए, इसको भी लेकर के अपने आप में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि आखिर ये सब क्यों चल रहा है। मुनीर को फील्ड मार्शल किसी और ने नहीं, बल्कि उसने खुद को ये उपाधि दे दी है, और वो भी एटम डील करके पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहता है वो। और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, वहां पे आम आदमी की जो सरकार है, जो उसको दावा किया जाता है, वहां पाकिस्तानी ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जो मुनीर का प्रमोशन है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत गया। हालांकि कल भारतीय सेना प्रमुख ने इस बात पर एक तंज भी कसा था। आपको सुनवाते हैं कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था पाकिस्तान को लेकर। So narrative management system is something which we realize in a big way, because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. तो आपने उपेंद्र द्विवेदी को सुना। इनको सुनने के बाद पाकिस्तान के लोगों और नेता की और मुनीर के ठिकाने लग चुके होंगे दिमाग, लगे नहीं लगे होंगे, जवाब मिल जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे है, क्योंकि हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको कुत्ते ने ना दौड़ाया हो, कभी ना कभी, और हमेशा इसका सामना करना पड़ता है, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, हर किसी को सामना कुत्तों का करना पड़ता है। सोसाइटी के बाहर, दुकान के बाहर, बाजार में, मेट्रो पर, कहीं पर भी। कई बार तो लोग गुस्सैल कुत्तों को देखकर अपना रास्ता तक बदल देते हैं, जाना ही नहीं चाहते वहां पे, इतना डर जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्ते से राहत मिलने वाली है, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर में डालने के आदेश दिए हैं, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। आइए अब आपको यूपी के अमरोहा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे घर के पास एक बच्चा खेल रहा था और उस बच्चे पर आवारा कुत्ते ने कैसे हमला कर दिया, उस बच्चे को काट लिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसे, जो चंगुल था कुत्ते का, उसे छुड़ाया, लेकिन जिस तरीके से बच्चा था दहशत में आ गया, डर गया। उसका इलाज चल रहा है, और ये सवाल खड़े करता है कि भाई ये हालात और ये तस्वीरें लगभग हर शहर से सामने आती हैं। बच्चे पर कुत्ते की जो हमले की तस्वीर थी वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आ गई, और अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और कुछ ऐसी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से भी सामने आई हैं जो आपको दिखाएंगे हम। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ, इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि भाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, उससे राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी राज्यों का क्या? अब तस्वीर दिखाते हैं आपको बेंगलुरु से, जहां पे राम मूर्ति नगर यानी कि एनआरआई कॉलोनी में एक आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा सड़क किनारे खेल रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चा वहां पर खेलते हुए टहल रहा था,
कुत्ते पर पत्थर मारा तो कुत्ते ने भी हमले की पूरी कोशिश की। बेंगलुरु में मासूम पर कुत्ते ने अटैक कर दिया और अब यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। यानी कि शहर शहर सबसे ज्यादा बच्चे कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, रेबीज से मौतें भी हो रही हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ दिल्ली एनसीआर में अगले 8 हफ्तों में शेल्टर बनाने के निर्देश दिए हैं और यह भी कहा है कि जो लोग इस काम में बाधा पहुंचाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। देश में कुत्ते काटने के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का नंबर है। यानी आवारा कुत्ते अब तक कई लोगों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब आइए आपको कुछ राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं जिन्हें सुनकर देखकर आप भी समझ पाएंगे कि भाई राज्य दर राज्य ये जो आंकड़े हैं ये परेशान करने वाले हैं। देखिए महाराष्ट्र में कितने मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 4,85,345 ऐसे मामले सामने आए हैं। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है जहां पे 4,80,000 मामले सामने आए हैं। गुजरात 3,92,837, कर्नाटका 3,61,494, बिहार की बात कर लेते हैं 2,63,930, केरला भी इसी नंबर में आता है 1,15,046 और अब बात करते हैं दिल्ली की जहां पे 25,210 मामले सामने आए हैं। यानी कि राज्य दर राज्य कुत्तों के काटने के जो मामले हैं, कुत्तों के अटैक के जो मामले हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र का सामने आया है और ये जो आंकड़े हैं, हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के हैं। जरा सोचिए कि हर राज्य में ये समस्या है, हर राज्य में लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाई ये अपने आप में बड़ी समस्या है। अब आपको बाकी जो साल है जरा ये भी जान लीजिए कि भाई किस तरीके से वो परेशान करने वाले रहे हैं। देश में अगर आवारा कुत्ते काटने से सभी राज्यों के मामलों को जोड़ ले तो साल 2024 से में अगर बात की जाए बीते साल की तो 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। 37 लाख लोगों को, ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें से 54 लोगों को रेबीज फैलने की वजह से इनकी मौत भी हो गई। यानी कि 54 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें कुत्तों ने काट लिया। जबकि साल 2023 में 30,50,000 लोगों जो है इसके शिकार बने हैं, जिसमें 286 लोग ऐसे थे जिनकी मौत रेबीज के चलते हो गई। साल 2024 के मुकाबले 2023 में कुत्ते काटने की वजह से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, ये भी आंकड़ों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं साल 2022 की, जहां पर साल 2022 में 22 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि साल दर साल ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि इन आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है, ऐसे मामलों का संज्ञान लिया है और ये माना है कि कुत्तों का काटना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दिल्ली एनसीआर में घूम रहे कुत्तों के लिए अब एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस घटना को लेकर संज्ञान लेना पड़ा, बड़ा फैसला लेना पड़ा और कोर्ट की ओर से कहना पड़ा कि भाई 8 हफ्ते के अंदर अब शेल्टर होम बनाइए और आवारा कुत्तों को उसमें रखिए और जो इस काम में बाधा पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई भी करिए। तो देखिए क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, समझाते हैं आपको। कुत्ते काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाई है और बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि भाई 8 हफ्तों में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाइए, आवारा कुत्तों को इन शेल्टर होम में शिफ्ट करिए ताकि लोग जो है आजादी से सड़कों पर चल सके। एमसीडी एनडीएमसी को एक्शन के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है कि भाई आप एक्शन लीजिए। एक भी कुत्ता बाहर नहीं दिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। यानी जरा सोचिए कि कुत्तों का काटना कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना बड़ा मामला है ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और बड़े एक्शन लेने के लिए यहां पे निर्देश देने पड़े। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं।
उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल की बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट का आज हंटर चला है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जिससे आप भी दो चार होते रहे होंगे। यूपी और बिहार में जिसके भी घर में कोई विधायक या सांसद बन जाता है, उसका अलग ही भौकाल होता है। ऐसे लोग हर जगह अपनी धौंस दिखाते हैं, बताते रहते हैं कि भाई चाचा विधायक है हमारे, इनसे कोई पंगा भी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि भाई ये मुश्किल खड़ी कर देंगे। तस्वीर कुछ ऐसी निकल के सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां पर एमपी के देवास में एक टोल प्लाजा पर विधायक के भतीजे ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मियों को डंडे लेकर के मारने के लिए दौड़ा लिया। इसके बाद हैरानी की बात यहां पर यह है कि भाई पुलिस भी, प्रशासन भी यहां पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, सब डरे हुए थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या विधायक के परिवार को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला है? क्या विधायक का परिवार किसी के साथ भी मारपीट कर सकता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एमपी के देवास में विधायक के भतीजे ने टोल पर खुलेआम गुंडागर्दी की। टोल मांगने पर कर्मचारियों को पीटने के लिए दौड़ा लिया। डंडा लेकर टोल कर्मचारियों को धमकाकर टोल खुलवा दिया। लेकिन मजाल है कि प्रशासन जो विधायक के भतीजे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। अब इस तस्वीर को देखिए। देवास के टोल प्लाजा पर खुलेआम गुंडागर्दी करता ये शख्स बीजेपी विधायक मनोज चौधरी का भतीजा है। जरा इसकी भाषा सुन लीजिए। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है जनसेवा के लिए, लेकिन कहीं से भी मनोज चौधरी के भतीजे की भाषा जनसेवा के परिवार वाली नहीं दिख रही है। विधायक का भतीजा तो सीधे गुंडों वाली भाषा बोल रहा है। टोल पर खड़ा होकर धड़ल्ले से गाली दे रहा है। टोल कर्मचारियों की तरफ बार बार डंडा लेकर दौड़ रहा है। विधायक के भतीजे के गुस्से का शिकार हुए टोल कर्मियों की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने इससे टोल मांग लिया, बस। इसके बाद तो मनोज चौधरी के भतीजे का पारा ऐसा चढ़ा कि टोल पर लगभग 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कत हुई। किसी ने हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन ने विधायक के भतीजे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे तो आपने कई बार टोल पर मारपीट और हंगामे की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हर बार टोल कर्मी गुंडागर्दी करने वालों को पीटते ही दिखे होंगे। देवास के टोल पर हंगामे की ये तस्वीर शायद पहली तस्वीर है जहां पर एक अकेला विधायक का भतीजा सारे टोल कर्मियों पर भारी पड़ रहा है। टोल कर्मी विधायक के भतीजे से दूर भाग रही हैं। जरा सोचिए कि इलाके में विधायक मनोज चौधरी का कैसा भौकाल है। कितना हंगामा होने के बावजूद टोल कर्मियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो विधायक के भतीजे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जरा भौकाल देखिए भतीजे साहब का कि जो मानने को तैयार नहीं है, टोल कर्मियों को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। हैरानी की बात यह कि पुलिस वहां मौके पर मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अब बढ़ते खबरों में आगे खबर नोएडा से है, जहां से ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप भी सर पकड़ लेंगे। आप लोगों ने हाल में ही एक खबर सुनी होगी, जहां पे यूपी के गाजियाबाद के अंदर एक शख्स था जिसने फर्जी दूतावास खोलकर लोगों को खूब चूना लगाया, ठगी कर रहा था। अब ठीक ऐसी तस्वीर सामने आई है नोएडा से भी, जहां पर 6 लोगों ने मिलकर फर्जी पुलिस थाना ही बना लिया।
और लोगों से ठगी करने के साथ साथ मोटी रकम वसूलने लगे। मतलब ऐसे ऐसे फ्रॉड घूम रहे हैं जो आपको कब ठगी का शिकार बना लें आप समझ भी नहीं पाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर ये दफ्तर लंबे समय से चल रहा था, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया और अब जब पुलिस हरकत में आई तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको डिटेल रिपोर्ट में दिखाते कि कैसे नोएडा में थाना चल रहा था और किस तरीके से पुलिस की ओर से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आप अपने इलाके में किसी सरकारी दफ्तर के बाहर जाते हैं जहां तख्ती पर लिखा है इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अंदर लोग वर्दी में बैठे हैं, मुहर स्टैंप लग रही है और आपको भरोसा है कि यहां सब असली है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि ये सब फर्जी है, हकीकत कुछ और है। दरअसल नोएडा पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जी पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश किया है जहां बैठकर 6 नटवर लाल सरकारी अफसर बनकर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे थे। थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। मामला नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का है जहां आरोपियों ने बकायदा एक ऑफिस खोला था जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर दोनों जगह सरकारी तर्ज का माहौल बनाया गया था और कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग थे जो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं और वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इनके करतूतों की जब कंप्लेंट आई तो पुलिस ने अपनी तरफ से भी पहले अपनी तरफ से LIU की तरफ से और गोपनीय तरीके से पता लगाने का प्रयास किया तो मालूम चला कि ये लोग पुलिस का काम करवाने की नियत से और खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखाकर ये लोग लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने जब जांच की तो आरोपियों के पास से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, पासबुक और चेकबुक बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी है। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ का भी है। जब नकली पुलिस स्टेशन और फर्जी जांच एजेंसियां इस तरह खुलेआम चलने लगी तो आम आदमी ये कैसे तय करे कि असली कौन है और नकली कौन। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े गैंग को बेनकाब जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ऐसे नटवर लालों पर लगाम पूरी तरह से कब लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ठगों ने ठगी करने के नए नए रास्ते निकाल लिए हैं और यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा खुलासा किया है। लेकिन बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर कॉमेडियन कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी है। कपिल शर्मा के परिवार को भी सिक्योरिटी दी गई है। कनाडा में रेस्टोरेंट में जो फायरिंग हुई थी उस फायरिंग के बाद ये बड़ा फैसला किया गया है। बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी यहां पर ली थी, जिसके बाद से आप याद करिए कि 2 बार ऐसा हो चुका है जब कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर 2 बार फायरिंग हुई है और बिश्नोई गैंग की ओर से बार बार ये खबर सामने आई कि उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और यही वजह है कि अब यहाँ पे मुंबई पुलिस की ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है। कपिल शर्मा के साथ साथ उनके परिवार की भी सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। यानी कि मुंबई पुलिस ये मानती है कि जिस तरीके से 2 बार ये हमले हुए हैं कपिल शर्मा की जान को खतरा है, लिहाजा मुंबई पुलिस की ओर से कपिल शर्मा के परिवार की और कपिल शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और प्रहार में रुकने ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जा रही है, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी।